ओके फाइन, हम लोग लेक्चर स्टार्ट करते हैं फिर. Yesterday we stopped with this topic, cellular respiration, and we understood that how glucose can undergo changes into pyruvic acid, and based on different conditions and availability of oxygen, pyruvic acid can be converted into different products, right? And जब वो products हम लोग को मिलता है तो उसमें ATP फॉर्म होता है. ये ATP एनर्जी मॉलिक्यूल्स होता है जिसको हम लोग एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी कहते हैं. हम लोगों ने ये भी देखे थे कि ऑक्सीजन के कमी होने की वजह से या ऑक्सीजन नहीं होने की वजह से the mode of respiration which took place was called as anaerobic respiration, also referred to as fermentation. Whenever anaerobic or fermentation takes place, a very small fraction of ATP is formed, leading to fatigue and less energy production. Whereas when we talk about aerobic respiration, which takes place in abundance of oxygen, at that time a huge amount of ATP is formed. ATP अगर ज़्यादा हो रहा है मतलब एनर्जी का प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, और इस चीज़ की वजह से हम लोग को एरोबिक रेस्पिरेशन में बहुत ज़्यादा एनर्जी मॉलिक्यूल्स मिलते हैं. एरोबिक रेस्पिरेशन का हम लोगों ने ये भी देखा था कि बाय प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड होता है. ये हम लोग एक्सेलेशन के टाइम में मतलब ब्रीदिंग आउट करने के टाइम में निकाल देते हैं अपने बॉडी से. एंड वाटर मॉलिक्यूल जो होता है जब हम लोग सांस एक्सेल करते हैं या जब हम लोग बात करते हैं तो इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स हमारे बॉडी से बाहर निकलता है. हम लोग ने लेक्चर को कल यहाँ पे स्टॉप किए थे. इसके आगे भी हम लोग देखते हैं कि हम लोग को और क्या चीज़ सीखना है. आई होप सो सब लोगों को समझ में आ रहा है. अगर सब लोग रेडी है आगे बढ़ने के लिए, मुझे चैट बॉक्स में यस करके मैसेज डाल दो ताकि मैं समझ जाऊँ कि आप लोग रेडी आगे जाने के लिए. सब लोग को मेरी आवाज़ आ रही है? सब लोग रेडी आगे के टॉपिक के लिए? ज़रा चैट बॉक्स में यस डाल दो ताकि मुझे समझ में आ जाए कि मुझे आगे बढ़ना है. फाइन, ठीक है. यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स लोग को मुझे रिस्पॉन्स आ चुका है. And I guess most of the students are good to go with for the lectures. After completing each and every slide, before moving to the next slide, we'll be having doubt session for that particular slide itself. तो नए स्लाइड में जाने से पहले आप लोग को जो भी डाउट उस पर्टिकुलर स्लाइड में रहेगा हम लोग चैट बॉक्स में एंड में उसके ऊपर बात कर लेंगे और आपके जितने भी डाउट्स हो सब उस वक्त में क्लियर कर देंगे. लास्ट वाले स्लाइड में पार्ट 1 मतलब न्यूट्रिशन, पार्ट 2 पार्ट 1 लाइफ प्रोसेसेस, पार्ट 2 न्यूट्रिशन एंड पार्ट 3 रेस्पिरेशन. ये तीनों पार्ट जो मैंने आप लोग को सिखाया इसके ऊपर हम लोग ओवरऑल डाउट सेशन रखेंगे. आप लोगों को तीनों पार्ट्स में जो भी डाउट रहेगा वो मुझे पूछ सकते हो. मैं आपको आज ही वो सभी डाउट क्लियर करवा दूंगा. फाइन. सो अभी हम लोग अभी नेक्स्ट स्लाइड में जा रहे हैं. तो हम लोग ने सेल्यूलर रेस्पिरेशन समझ लिए थे कि किस तरह जो ग्लूकोज हम लोग इनटेक करते हैं कार्बोहाइड्रेट की मदद से, that can undergo certain processes and get converted into pyruvic acid. That process is called as glycolysis, and that pyruvic acid can be converted into or can be used for producing ATP molecules. Now, how many ATP molecules are formed? It depends upon the pathway of cellular respiration that have been undertaken. Moving on to the next slide, we'll see कि हम लोग के आगे क्या रखा हुआ है देखते हैं. नेक्स्ट जो हम लोग सीखने वाले हैं दैट इज ह्यूमन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. ट्रैक्ट क्या होता है? एक रास्ता होता है, पाथवे होता है जहाँ से कोई चीज़ जा सकती है. सो ह्यूमन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब यह होता है कि ये वो ऐसा रास्ता या पाथवे है जहाँ से एयरवे या एयर पास होता है. सो वेदर इट्स फ्रॉम द आउटसाइड बॉडी टू इन और फ्रॉम इनसाइड टू आउट, वाइस वर्सा. इट डिपेंड्स ऑन बोथ द केसेस. तो हम लोग ह्यूमन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट देखेंगे. वैसे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट मोस्ट ऑफ ऑल सभी मैमल्स का सेम होता है. हम लोग स्पेसिफिकली सिर्फ ह्यूमन का देखने वाले हैं टू अंडरस्टैंड इट बेटर. फाइन. सो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट दिखने में कैसा होता है. सो दिस इज हाउ ह्यूमन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट लुक्स लाइक. इस तरह हम लोग का रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट दिखता है. एंड मोस्ट ऑफ ऑल सभी लोगों को ये डायग्राम ऑलरेडी उन्होंने कभी तो कभी देखे होंगे. We'll try to understand each and organ and its function, कि उस हर एक ऑर्गन का फंक्शन क्या है, हर एक ऑर्गन का फंक्शन क्या होता है रेस्पिरेशन के अंदर, और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि सभी चीज में डिफरेंसेस क्या है. ओके. So the first thing is that respiration starts from or the breathing starts from the nose itself. अगर हम नाक से सांस ले रहे हैं, so the air moves inside our nose and there is a canal through which the air passes.
ये कैनल को हम लोग कहते हैं नेसल कैनल। सो नोज यहाँ पे हो जाता है, ये ओपनिंग, इसको हम लोग नोज कहेंगे। एंड उसके आगे जो हम लोग के पास इसके आगे जो हम लोग के पास जो कैनल है, जो पाइपलाइन है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग नेसल कैनल कहेंगे या नेसल कैविटी कहेंगे। ठीक है। सो नेसल कैविटी के अलावा या नोज के अलावा और कौन से तरीके हैं जिससे हम लोग सांस ले सकते हैं? वी कैन ब्रीद इन थ्रू माउथ ऑल्सो, हम लोग मुंह से भी सांस ले सकते हैं। सो माउथ भी एक और ऑप्शन आ जाता है, और हम लोगों ने ऑलरेडी न्यूट्रिशन वाले पार्ट में देखे थे, दैट माउथ इज कॉल्ड एज बकल कैविटी। बकल कैविटी, नेसल कैविटी दोनों आकर एक पॉइंट में मिलते हैं, दिस इज द पॉइंट वेयर दे मीट टुगेदर। तो ये जो पॉइंट है उसको हम लोग क्या कहेंगे? फेरिंग्स कहेंगे। इट इज कॉल्ड एज द फेरिंग्स। आई रिपीट अगेन, the air which is to be taken inside our body can be taken either by nose or by mouth. If it enters through the nose, it moves through the nasal cavity, and if it enters through the mouth, it enters through the buccal cavity. Either by the nasal cavity or buccal cavity, these two cavities meet at a certain point. That point is called as the pharynx. ये ऐसा एक जंक्शन है जहाँ पे nasal cavity और buccal cavity दोनों साथ में मिल जाते हैं। अभी क्वेश्चन ये है कि तो सर क्वेश्चन ये है कि हम लोग को नाक से सांस लेना चाहिए या मुंह से सांस लेना चाहिए? देखो, हम लोगों ने ऑलरेडी 9th स्टैंडर्ड में टिश्यू लेसन के अंदर ये सीखा था कि एक टाइप का एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं जिसके अंदर बाल जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में सीलिया कहते हैं। तो ऐसे एपिथेलियल टिश्यूज को हम लोग कहते हैं सिलिएटेड एपिथेलियम। ये सिलिएटेड एपिथेलियम कहाँ पे प्रेजेंट होता है? हमारे नाक के इनर लाइनिंग में होता है, नोज के इनर लाइनिंग में। सो whenever we take in the air inside through nose, what will happen? These air will be moving through those cilia, मतलब वो hair like particles से पास होते हैं। On the way, due to the presence of mucus in those cilia, जो भी dust particles होते हैं या जो भी germs होते हैं वो उस mucus में चिपक जाते हैं, जिसकी वजह से air जो है filter हो जाता है, वो filtered air हमारे trachea के अंदर या windpipe के अंदर enter होता है। On the other hand, if we talk about mouth, अगर हम लोगों ने माउथ से सांस ली है तो माउथ लैक सिलिएटेड एपिथेलियम, उनके पास सिलिएटेड एपिथेलियम नहीं होता है माउथ में। इसकी वजह से अगर हम लोगों ने मुंह से सांस ली है तो जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, जो जर्म्स होते हैं, जो नाक में प्रिवेंट होते थे हमारे बॉडी से अंदर आने के लिए, वो यहाँ पे एंटर हो जाएंगे। It can lead to higher probability of infections and diseases. एंड इसकी वजह से यूजुअली ये कहा जाता है कि हम लोगों को नाक से सांस लेना चाहिए, मुंह बंद करके वो भी। So this is the like scientific reason that why should we breathe in through the nose only and not by the mouth. I hope so सब लोगों को समझ में आया होगा। I repeat again कि बकल कैविटी, नेसल कैविटी दोनों में से सांस लिया जा सकता है, एयर अंदर आ सकती है। They both meet in a common junction which is called as the pharynx, and pharynx lead it to the windpipe which is also called as trachea. एंड फिर ट्राकिया से वो लंग्स में जाता है। बट मैंने आप लोगों को साइंटिफिक रीजन बताया कि नेसल कैविटी से क्यों हम लोग को सांस लेना, नाक से क्यों सांस लेना, मुंह से क्यों नहीं। फाइन, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, जो दूसरा हमने के पास ऑर्गन है दैट इज द लैरिंक्स। लैरिंक्स इज आल्सो कॉल्ड एज द वॉइस बॉक्स, इसको हम लोग वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। एंड ये ट्राकिया का इंटीग्रेटेड पार्ट होता है। तो जो भी हम लोग हवा लेते हैं अपने बॉडी के अंदर, ये लैरिंग से गुजर के ही जाता है। इट पासेस थ्रू द लैरिंग्स इटसेल्फ। बिना लैरिंग से पास किए हवा अंदर या बाहर नहीं जा सकती है। लैरिंग्स कंटेन्स a thin muscular membrane which is called as a vocal cord, which can alter its distances by which different sound waves can be produced. तो ये जो vocal cord होते हैं, इनके बीच में जो डिस्टेंस वो चेंज किया जा सकता है, और ये हम लोग वॉलंटरीली करते हैं, जिसकी वजह से हम लोग अलग अलग साउंड की प्रोनाउंसिएशन, अलग अलग साउंड जनरेट करते हैं। एंड दिस इज थ्रू विच वी कैन टॉक ऑल्सो। लैरिंग्स को हम लोग कॉमन लैंग्वेज में वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। लैरिंग्स को हम लोग वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। देन लैरिंग्स मूव थ्रू और कंटिन्यूस थ्रू अ लॉन्ग ट्यूबुलर पाइप which is called as the trachea, उसे हम लोग ट्राकिया कहते हैं। एंड ट्राकिया को हम लोग कॉमन लैंग्वेज में विंड पाइप भी कहेंगे।
फाइन। ट्राकिया के एंड में हमने के पास, अगर आप लोग ये व्हाइट वाला रीजन देखोगे, ये व्हाइट वाला रीजन वो रीजन है जहाँ पे कार्टिलेज के रिंग्स होती है। रिंग्स मतलब बैंगल जैसा रहेगा, और कार्टिलेज आपको मैंने बताया था ये फ्लेक्सिबल बोन्स होते हैं जिससे हमारे ईयर्स बने हुए हैं। जिस फाइबर से हम लोग का ईयर्स बना हुआ है, फ्लेक्सिबल फाइबर जिसे हम लोग नरम हड्डी भी कहते हैं, दैट कार्टिलेजन फाइबर इज यूज्ड टू बिल्ड these rings of cartilage. The reason why they are present over there is so that so that the pipeline or the trachea doesn't get collapsed, and it makes it easier for the air to go in or come out. अगर ये पाइप हमेशा खुला रहेगा तो ही एयर आराम से बाहर जा पाती है या अंदर आ पाती है। एंड इस चीज की वजह से ट्राकिया के एंड में हमारे पास रिंग्स ऑफ कार्टिलेज है। अगर ये नहीं होता तो दोनों लंग्स के बीच में ये चिपक जाता या दब जाता, जिसकी वजह से हवा अंदर और बाहर नहीं आ सकती थी या मुश्किल होती थी। एंड दैट इज व्हाई वी हैव दिस रिंग्स ऑफ कार्टिलेजेस ओवर हियर। द नेक्स्ट थिंग इज कि रिंग्स ऑफ कार्टिलेज अपने एंड में यहाँ पे दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है। वन ब्रांच विल बी मूविंग टू द राइट लंग्स एंड द अदर ब्रांच विल बी मूविंग टू द लेफ्ट लंग्स। ये जो ब्रांचेस इसको हम लोग कहते हैं ब्रोंकस, इसको हम लोग क्या कहेंगे, ब्रांचेस। ओके, एंड ब्रोंकस आगे जाके और छोटे छोटे ब्रांचेस में डिवाइडेड होता है जिसको हम लोग कहते हैं ब्रोंक्यूलस। सो ब्रोंकस is the huge or the major portion of the trachea or major branch of the trachea, and those branches will be leading to more further small branches of bronchus which is called as bronchulus. Bronchulus जैसे जैसे आगे बढ़ता है लास्ट में उसके बलून जैसे स्ट्रक्चर्स बनता है। those balloon like structures are called as alveoli where actually exchange of gases takes place. We'll be talking about that in the further slides. This is the left lung, this will be the right lung, and over here we have the bronchulus over here. Fine, इसी बारे में हम already देख चुके हैं। And this muscular platform on which the lungs is residing on is called as the diaphragm. Diaphragm के एक्शन की वजह से ब्रीदिंग पॉसिबल है। एंड मोस्ट ऑफ ऑल ज्यादातर स्कूल्स एंड ट्यूशंस में क्या होता है कि डायफ्राम की इंपॉर्टेंस को निगलेक्ट किया जाता है। तो बट डायफ्राम ऐसा ऑर्गन है जिसके बिना रेस्पिरेशन नहीं किया जा सकता है। Okay, so ये जो diaphragm है, it is most responsible and the most important organ over here in the respiratory tract, which helps in breathing, भले वो exhalation हो या inhalation होने दो। फाइन, सो अब आई होप आप लोग को समझ में आया है कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट क्या होता है। ये सभी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है ह्यूमन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। आप हायर स्टैंडर्ड्स में जाओगे तो आपको और डिटेल में सीखने को मिलेगा। आपके करंट कंटेक्स्ट के हिसाब से आप लोग को अगर इतना भी पता चला तो भी काफी है। नहीं, हाँ स्टूडेंट्स 2 मिनट पॉज करो, मैं मेरा लैपटॉप को चार्जिंग में रख लेता हूँ। 2 मिनट पॉज रखता हूँ। ओके फाइन, सो ओके फाइन, सो हम लोग वापस इसका कंटिन्यू कर देते हैं। एक वापस मैं रिपीट कर लेता हूँ। जो एयर हम लोग लेते हैं नोज या तो फिर माउथ से हम लोग एंटर करते हैं, that air can enter through the nasal cavity or the buccal cavity. It meets to a common point which is called as the pharynx. From that pharynx, the air leads to the larynx, which is also called as the voice box. The voice box leads to a pipe which is called as the trachea. The trachea at its end contains ring-like structures made up of cartilage, which keeps the pipe open so that easy passage of air can take place.
That trachea will be divided into two branches. Those branches will be called as bronchus. Each branches will be merging to each of the lungs. One will be one to the left lung and the other to the right lung. These bronchus will be further divided into more smaller and smaller branches, which will be called as bronchioles. And the entire respiration or entire breathing process will be carried out by the action of diaphragm. We'll be learning about it in the next slide now. किसी को अभी कुछ डाउट रहेगा इस स्लाइड के अंदर, वो लोग मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर डाल सकते हो. मैं 2 मिनट वेट करूंगा, उसके बाद हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं. तो जानवी पूछ रही है लेफ्ट लंग. क्या लेफ्ट लंग का क्या पूछ रहे हो? क्वेश्चन अच्छे से डिफाइन करो. हाँ, लेफ्ट लंग जो है हार्ट के साइड का होता है. बराबर, करेक्ट जानवी. स्टूडेंट्स, इफ दे आर हैविंग एनी डाउट विद दिस स्लाइड, आप लोग अभी पूछो, फिर हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं. समृद्धि को मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? अभी उसका आवाज आ रही है क्या मेरी? समृद्धि चैट बॉक्स में रिप्लाई करो यस और नो करके, ताकि ओके फाइन. जिसका जो भी चीज लॉस हुआ है या लेट वो लोग अगर ज्वाइन हुए हैं तो वो लोगों को रिकॉर्डिंग मिल जाएगी. ये सब यूट्यूब पे अपलोड होने वाला है, तो आप लोग टेंशन मत लो. राज का क्वेश्चन है कि रिंग्स ऑफ कार्टिलेज जो वो ट्राकिया को कवर करता है. हाँ एग्जैक्टली, वो ट्राकिया को कवर करता है, उसका इंटीग्रेटेड पार्ट बन जाता है, जिसकी वजह से ट्राकिया ओपन रहता है. दिशवा को पूछ रहा है कि हार्ट आगे होता है या पीछे? दोनों लंग्स के बीच में होता है, थोड़ा सा लेफ्ट लंग के ऊपर. गायत्री, एल्वुलर सैक का फंक्शन नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखने वाले हैं. इसमें कुछ भी डाउट है तो पूछा भी. फाइन, ठीक है. हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में मूव ऑन कर रहे हैं. आई होप आप लोगों को सब चीज इसमें समझ चुका है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग इन ह्यूमन बींग्स. ठीक है, ह्यूमन बींग्स का ब्रीदिंग का पार्ट देखते हैं. ठीक है, सो ब्रीदिंग मैकेनिज्म का मतलब हो जाएगा कि मैकेनिकल पार्ट. तो ब्रीदिंग का मैकेनिक्स ह्यूमन बीइंग के अंदर कैसे चलता है वो हम लोग देखेंगे. यहाँ पे सभी फिजिक्स का पार्ट आ जाता है, जिसमें हम लोग देखेंगे दैट हाउ ग्रेडियंट ऑफ कंसंट्रेशन एंड प्रेशर लीड्स टू मूविंग ऑफ एयर इन टू आउट और आउट टू इन. ये पूरा प्रेशर का खेल है. अगर आप लोग को प्रेशर के बारे में अच्छे से समझता है तो आप लोगों को ब्रीदिंग के बारे में भी अच्छे से समझेगा. हम लोग फर्स्ट केस देखते हैं यहाँ पे. तो फर्स्ट चीज यहाँ पे हम लोग के पास है वो है ब्रीथ आउट करना. इमेजिन करो कि हमारे लंग्स के अंदर ऑलरेडी बहुत सारा एयर है, तो डायफ्राम क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्शन करता है. और बिकॉज ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्शन इट मूव्स अपवर्ड. जब वो ऊपर जाता है तो लंग्स को जगह कम मिलती है, और लंग्स को जगह कम मिलती है तो इसकी वजह से लंग्स के ऊपर हाई प्रेशर एक्सर्ट होता है. तो अगर हम लोग बाहर का एयर प्रेशर और लंग्स से एयर प्रेशर को कंपेयर करेंगे, लंग्स में एयर का प्रेशर ज्यादा होता है एंड बाहर एयर का प्रेशर कम होता है. एंड दैट इज व्हाई हम लोग को ऑलरेडी ये पता है दैट ऑलवेज एयर टेंड्स टू मूव फ्रॉम प्लेस विथ हायर प्रेशर टुवर्ड्स लोअर प्रेशर. इस वजह से जो हवा है, जो लंग्स के अंदर हमारा हवा है, वो हाई प्रेशर में होने की वजह से लो प्रेशर की तरफ जाता है जो बाहर है. एंड दैट इज द रीजन व्हाई द लंग्स टेंड्स टू एक्सेल. तो जब डायफ्राम ऊपर की तरफ जाता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट होता है. ये अपवर्ड मूवमेंट की वजह से जो लंग्स है वो दब जाता है. उसकी वजह से लंग्स के अंदर एयर का हाई प्रेशर जनरेट होता है, और इसकी वजह से वो बाहर की तरफ जाता है क्योंकि वहां पे लो प्रेशर है. ये एयर में मोस्ट ऑफ ऑल मैक्सिमम जो प्रोपोर्शन है. ओके फाइन, ठीक है, मूविंग ऑन, कंटिन्यू करते हैं. सो अभी हम लोग को क्या समझा कि जो डायफ्राम होते हैं, डायफ्राम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सर्टिंग प्रेशर. ये प्रेशर एक्सर्ट करता है लंग्स के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करता है, और ये प्रेशर एक्सर्ट होने की वजह से लंग्स के अंदर हाई प्रेशर जनरेट होता है,
and due to this the air inside the lungs will be moving from inside the lungs toward the outer portion of the body, मतलब बॉडी से बाहर चला जाएगा. फाइन. सो ये चीज का हम लोग ध्यान देना है कि जब डायफ्राम ऊपर होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, हवा बाहर आती है. ठीक है. कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद जब हमारा लंग्स जो है, कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद हमारा लंग्स जो है वो अभी फिर बाद में रिलैक्स स्टेट में जाएगा. रिलैक्स स्टेट में कैसे जाएगा? वो नीचे की तरफ जाता है. तो जब वो मूवमेंट उसका जब नीचे की तरफ होता है तो लंग्स के ऊपर जो प्रेशर बन रहा था पहले, अभी वो प्रेशर अभी नहीं है. इसी वजह से उसमें लो प्रेशर जनरेट हो जाता है. एक और चीज है, उसमें पार्शियल वैक्यूम भी बन जाता है. क्यों? क्योंकि उसके पास जो पहले हवा थी, अभी वो हवा उसके पास नहीं है. एंड दैट इज व्हाई देयर बिकम्स अ पार्शियल vacuum in the lungs. There becomes partial vacuum inside the lungs. lungs के अंदर एक partial vacuum बन जाता है. ये वैक्यूम की वजह से अगर हम लोग दोनों तरफ का अगर एयर प्रेशर को कंपेयर करेंगे, बाहर एनवायरनमेंट का प्रेशर और लंग्स का प्रेशर, तो एनवायरनमेंट का प्रेशर एज कंपेयर टू लंग्स का प्रेशर कम हो जाएगा, लंग्स के अंदर की हवा के प्रेशर का कम हो जाएगा. एंड दैट इज व्हाई द एयर आउटसाइड द बॉडी विल बी मूविंग इनसाइड द लंग्स. लंग्स के अंदर एंटर होना शुरू हो जाएगा. तो इस तरह जब डायफ्राम ऊपर होता है तो हवा बाहर निकलती है, और जब डायफ्राम नीचे होती है तब हवा अंदर अंदर आती है. एंड दिस इज हाउ द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग इन ह्यूमन बीइंग टेक्स प्लेस. इस तरह हम लोग के जो बॉडी के अंदर जो हवा होती है वो अंदर आती है तो फिर बाहर जाती है. दिस इज द मैकेनिकल पार्ट. इस हम लोग फिजिकल प्रोसेस भी कहते हैं. दिस वाज एवरीथिंग रिलेटेड टू ब्रीदिंग. अब तक रेस्पिरेशन हुआ नहीं, इट इज पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन. क्योंकि अगर ये ब्रीदिंग नहीं होता तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए रेस्पिरेशन हो ही नहीं सकता था. सो ब्रीदिंग इज पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन, बट अभी तक रेस्पिरेशन पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है. हम लोग आने वाले स्लाइड में देखेंगे कि रेस्पिरेशन क्या होता है. किसी को कुछ डाउट या कंफ्यूजन है तो लोग अभी पूछ सकते हैं इस स्लाइड को लेकर. क्या आप लोगों को कुछ डाउट होगा तो आप लोग अपने चैट बॉक्स में डाल सकते हो. चैट बॉक्स में अगर आप लोग डालोगे आपके क्वेश्चन डाल सकते हो अगर आप लोगों को कुछ नहीं समझा तो इस स्लाइड को लेकर. दिशो बोलता है कि अंडर वाटर स्विमिंग जो होते हैं, जो डाइवर्स होते हैं, डीप सी डाइवर्स होते हैं, उन लोगों को डायफ्राम में क्या तकलीफ हो जाती है. देखो हम लोगों ने ना 9th स्टैंडर्ड में ग्रेविटेशन लेसन के अंदर ये पढ़ा था कि प्रेशर जो होता है वो तीनों स्टेट ऑफ मैटर में होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. लिक्विड के अंदर जो प्रेशर होता है वो डेप्थ के साथ बढ़ते रहता है. क्योंकि अगर आप जितना नीचे जाओगे तो आपके ऊपर जितना भी लिक्विड है उसका पूरा जो प्रेशर आपके बॉडी पे आने वाला है. तो इसी वजह से जो डीप सी डाइवर्स होते हैं वो लोग जितना नीचे जाते हैं उसका प्रेशर आपके बॉडी में पड़ता है, और वो प्रेशर डायफ्राम को इजीली मूव करने से रोकता है. इस चीज की वजह से उन लोगों को गैस सिलेंडर्स लगते हैं जो प्रेशर को मेंटेन करके रखते हैं और ब्रीदिंग के लिए असिस्टेंस देते हैं. किसी को और कुछ डाउट या कंफ्यूजन है क्या? वो लोग चैट बॉक्स में क्लियर करवा सकते हैं इस स्लाइड को लेकर. फाइन देन, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को सब चीज समझ में आया है इस स्लाइड में. अगर फिर भी कुछ नहीं समझा तो आप लोग मुझे चैट बॉक्स में क्वेश्चन डाल सकते हैं. हम लोग चैट उसी वक्त क्लियर कर देंगे सभी डाउट्स को. फाइन. सो हम लोग अभी नेक्स्ट स्लाइड में मूव ऑन करते हैं. आई होप सब लोगों को मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग अच्छे तरीके से समझ में आ गया. तो यहाँ पे अभी हम लोग क्या मान के चलते हैं कि एक इंसान ने इनहेलेशन कर चुका है और वो हवा अभी उसके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर से कहाँ पे गया है? एल्वुलस तक पहुंच गया. एल्वुलस क्या होता है तो उसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल में अभी यहाँ पे सीखेंगे. आगे बढ़ते हैं. तभी रेस्पिरेशन एक्चुअल में चालू होने वाला है, यहाँ पे देखेंगे. ठीक है, रेस्पिरेशन में क्या होगा. तो अगर आप लोग यहाँ पे देखते हैं तो ब्रोंकियोलस के एंड में हम लोग के पास बलून जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं. ये बलून जैसे स्ट्रक्चर्स को हम लोग क्या कहेंगे? एल्वुलाई. और अगर प्लूरल होगा तो एल्वुलस. एक रहा तो एल्वुलाई, मल्टीपल रहे तो एल्वुलस. ठीक है. ये होता है क्या? देखो,
दे आर एंड पॉइंट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम का एंड पॉइंट है, मतलब इसके आगे रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं है और कोई ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होता है। ओके, एंड ये वो जगह है जहाँ पे एक्सचेंज ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है ब्लड स्ट्रीम के साथ। देखते हो कैसे होता है। ये जो हमारे पास बलून जैसा स्ट्रक्चर होता है इसको हम लोग कहते हैं एल्वियोलर सैक। गायत्री ने डाउट पूछा था, उसका डाउट अभी यहाँ पे क्लियर होने वाला है स्लाइड के अंदर। तो ये एल्वियोलर सैक के अंदर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा, कार्बन डाइऑक्साइड दिया जाता है एंड ऑक्सीजन लिया जाता है, कैसे हम लोग देखेंगे। तो ये इमेज हम लोग को एकदम अच्छे तरीके से समझाएगा कि किस तरह एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। ये दिख रहा है आप लोग को, ये जो पाइपलाइन है ये हम लोग का ब्लड स्ट्रीम है। दे आर एक्चुअली कैपिलरीज। Capillaries are those blood vessels which are so thin in diameter that they are smaller in diameter as compared to our hair strand. एक single hair strand से भी पतला होता है वो। तो ये जो फाइन ब्लड वेसल्स होते हैं इनमें से ब्लड अंदर आता है और वो एल्वियोलर सैक के बाजू में से गुजर के जाता है। हम लोग ने ये अजम्पशन लेके चले थे कि जो ह्यूमन बीइंग उसने इनहेलेशन किया था तो अभी उसके पास ऑक्सीजन रिच एयर अभी एल्वियोलस के अंदर प्रेजेंट है। तो क्या होगा पता है, डिफ्यूजन की मदद से ऑक्सीजन जो होता है, ये जो ऑक्सीजन है वो इसके ठीक बाजू में जो ब्लड वेसल है उसमें डिफ्यूज हो जाता है। तो ये जो ऑक्सीजन है ये ब्लड में मिक्स हो जाता है। तो ये जो ब्लड हो गया अभी क्या बन जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा। फाइन। और क्योंकि इसके पास ऑलरेडी कार्बन डाइऑक्साइड था, ये ब्लड के पास जो कार्बन डाइऑक्साइड था, वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो अभी कहाँ पे जाएगा, वो कहाँ पे जाएगा, अभी एल्वियोलस के अंदर जाएगा। सो एल्वियोलस से ब्लड स्ट्रीम में क्या जाएगा, ऑक्सीजन, और ब्लड स्ट्रीम से एल्वियोलस के पास क्या जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। इस चीज की वजह से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो था अभी वो क्या बन जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाएगा। ये हो जाता है हम लोगों का एल्वियोलर सैक। एंड हम लोग के पास बाकी सभी ये कंपोनेंट्स है जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है और इस चीज की वजह से एक्सचेंज ऑफ गैसेस सक्सेसफुली टेक्स प्लेस होता है। इस तरह गैसेस का एक्सचेंज एल्वियोलर सैक की मदद से होगा। यहाँ पे जो हम लोग के पास मेम्ब्रेन होता है, एल्वियोलस का मेम्ब्रेन दिख रहा है, यहाँ पे जो डॉटेड वॉल दिख रहा है एंड ब्लड वेसल को जहाँ पे डॉटेड वॉल दिख रहे हैं, ये सेमी परमेबल होते हैं। सेमी परमेबल का मतलब क्या होता है, ओनली सेलेक्टेड थिंग्स कैन पास थ्रू इट। कोई भी चीज पास नहीं हो सकता है, कुछ सेलेक्टेड चीजें ही पास हो सकती है यहाँ पे। आई होप सब लोगों को चीज समझ में आ रही है और किसी को कुछ डाउट या कंफ्यूजन नहीं है। मुझे चैट बॉक्स में कुछ डाउट्स आई थिंक सो कुछ आ रहा है। हाँ, दिशो पूछ रहा है कि सर CO2 और O2 मिक्स क्यों नहीं होता है। बेटा वो मिक्स होता है। क्वेश्चन ऐसा है कि CO2 क्यों नहीं ब्लड के अंदर जाता है और O2 क्यों बाहर नहीं निकलता है, बराबर। तो ये चीज का क्वेश्चन हम लोग आने वाले स्लाइड में देखेंगे। हम लोग देखते हैं कि हेमोग्लोबिन कैसे यहाँ पे सभी चीज को टैकल करता है। हेमोग्लोबिन का यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। वो डिसाइड करता है कि कौन सा गैस अंदर आना चाहिए, कौन सा गैस बाहर जाना चाहिए, और उसके पीछे भी एक रीजन है जो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखने वाले हैं। किसी को और कुछ डाउट है इस स्लाइड में तो हम लोग मुझसे पूछो, मैं आपको डाउट क्लियर करा देता हूँ। भूमि बोल रही है कि मेरी आवाज ब्रेक हो रही है, बाकी स्टूडेंट्स लोग को मेरी आवाज बराबर आ रही है। भूमि आप जरा ट्राई करो कि आपका नेटवर्क कनेक्शन स्ट्रांग रहे ताकि आपको मेरा अनइंटरप्टेड आवाज आए। किसी को और कुछ डाउट या कंफ्यूजन है इस स्लाइड को लेकर तो मुझे पूछ सकते हो, तो मैं आपको बता दूंगा। गायत्री अगर आपका डाउट क्लियर हो गया तो आप मुझे यस करके चैट बॉक्स में डाल दो। गायत्री के रिस्पॉन्स के लिए और बाकी के डाउट के लिए मैं वेट कर रहा हूँ। ओके, गायत्री को भी समझ गया। किसी को और कुछ डाउट या कंफ्यूजन है तो लोग मुझे पूछ सकते हो। फाइन, सो हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं, देखते हैं क्या और क्या है। विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड देन। तो नेक्स्ट में हम लोग क्या सीखने वाले हैं, रोल ऑफ ब्लड इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ O2 एंड CO2। ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करने का रोल ब्लड का क्या है, इसके बारे में हम लोग एकदम डिटेल में नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ेंगे। ट्रांसपोर्टेशन वाला जो टॉपिक है उसमें अच्छे से सीखेंगे। फिलहाल हम लोग बस यहाँ पे हेमोग्लोबिन को रोल देखने वाले हैं कि हेमोग्लोबिन कैसे ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को लंग से सेल के पास और सेल से लंग के पास कैसे पहुंचाता है।
We'll try to understand this part at the first place. First of all, we'll see that what do you mean by hemoglobin? How can you define hemoglobin? So hemoglobin क्या है? It is a red color pigment present inside the RBC, and it is the part of the blood which is responsible for red color of your blood. अगर आपने पूरा हीमोग्लोबिन को आपके बॉडी से निकाल दिया तो आपका जो ब्लड है वो येलोइश कलर का हो जाएगा. The red color of your blood is responsible due to the presence of a red color pigment called as RBC. यहाँ पे मेरे स्लाइड में एक स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है. इट्स रेड पिगमेंट, मैंने REG लिख दिया है, तो यहाँ पे मैं बस करेक्शन डाल के रख लेता हूँ. इट्स रेड. ओके, तो आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो इसकी वजह से मैंने यहाँ पे लिख के रखा हूँ इट्स रेड पिगमेंट. सो ब्लड के अंदर एक रेड कलर का पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग हेमोग्लोबिन कहते हैं. ये ब्लड के कौन से सेल के अंदर प्रेजेंट होता है? आरबीसी के अंदर. आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, ये उसका फुल फॉर्म है. एंड इसके मदद से ही जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस है वो रिस्पॉन्सिबल होता है. ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि कैसे, हाउ कम दैट कैन बी डन, ये होता है कैसे, देखेंगे. ठीक है, तो उसका ये है कि हेमोग्लोबिन के पास एक एफिनिटी है. एफिनिटी का मतलब होता है लव. इट लव गैसेस. ठीक है, अब ये कौन से गैस को लव करता है? इट डिपेंड्स अपॉन द कंसेंट्रेशन ऑफ दोज गैसेस. आप ये समझ सकते हो, ऐसा दिमाग में रख सकते हो कि हेमोग्लोबिन जिस चीज की मेजॉरिटी देखता है उसके लिए प्यार दिखाता है, और जिसकी माइनॉरिटी होता है उसको छोड़ देता है. तो इस तरह आप लोग अच्छे से याद रख पाओगे इसको. हम लोग इसको एक कॉवर्ड या बुजदिल वॉरियर की तरह भी समझ सकते हैं कि वो वॉरियर ऐसे किंगडम के पास जाता है जो पावर में होता है, और जैसे वो किंगडम पावर लूज कर लेता है तो दूसरे किंगडम के पास जाता है जिसके पास पावर हो. फाइन, तो आप लोग ये एनालॉजी भी यूज कर सकते हो, बट कंसेप्ट एकदम सिंपल रखो. जो चीज आप लोग को याद रखना वो एकदम सिंपल है, दैट हेमोग्लोबिन लव्स दोज गैसेस व्हिच आर इन हायर कंसंट्रेशन. तो अगर ऑक्सीजन ज्यादा कंसंट्रेशन में है तो वो ऑक्सीजन से प्यार करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड से नफरत करेगा. और अगर कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज्यादा है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड से प्यार करेगा और ऑक्सीजन से नफरत करेगा. आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आया. यहाँ पे दिया है देखो, इट क्रिएट्स एन एफिनिटी फॉर दोज गैसेस व्हिच आर प्रेजेंट इन हायर कंसंट्रेशन. जो ज्यादा कंसंट्रेशन में है उसके लिए वो एफिनिटी क्रिएट करता है. आई होप तो सब लोगों को समझ में आ रहा है ये पार्ट, और किसी को कुछ डाउट या कंफ्यूजन नहीं है. फाइन, सो यहाँ पे जो हेमोग्लोबिन है वो उन गैसेस को प्यार करेगा जिनका जो कंसंट्रेशन है वो हाईएस्ट हो. सो वो ऑक्सीजन भी हो सकता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है. तो देखते हैं हम लोग कैसे होगा. तो फाइन, सभी हम यहाँ पे देखते हैं. सबसे पहले हम लोग देखेंगे एल्वुलाई. क्या सब लोग को मेरी आवाज आ रही है बराबर? ओके फाइन, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे एल्वुलाई. क्योंकि एल्वुलाई के अंदर ऑक्सीजन रिच गैस हम लोग ब्रीद इन करते हैं, इसकी वजह से वहां पे ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा है. इसकी वजह से वहां पे ऑक्सीजन का जो कंसंट्रेशन है वो ज्यादा है. एल्वुलाई के अंदर हम लोग ब्रीद इन करते हैं. जब हम ब्रीदिंग करते हैं वो एयर, ऑक्सीजन रिच एयर जो होता है वो हमारे लंग्स के अंदर एंटर करता है, एंड हमारे लंग्स के अंदर जो एल्वुलाई है उनके अंदर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन हायर होता है. सो मुझे ये बताओ कि एल्वुलाई के अंदर, अगर एल्वुलाई के पास अगर हेमोग्लोबिन आता है तो उसकी एफिनिटी किस लिए बढ़ेगी? उसका जो एफिनिटी है, उसका जो लव है वो किस लिए बढ़ेगा? ऑक्सीजन के लिए बढ़ेगा. तो हेमोग्लोबिन के पास जो कार्बन डाइऑक्साइड था वो अभी वो फेंक देगा. हेमोग्लोबिन के पास जो कार्बन डाइऑक्साइड था वो फेंक देगा. किधर फेंकेगा? एल्वुलस के अंदर फेंक देगा. और एल्वुलस के अंदर जो हाई कंसंट्रेशन में ऑक्सीजन है उसको ले लेगा. क्यों? क्योंकि अभी उसका एफिनिटी, अभी जो हेमोग्लोबिन का एफिनिटी है वो ऑक्सीजन के लिए बढ़ चुका है, क्योंकि वहां पे उसका कंसंट्रेशन ज्यादा है. फिर बाद में ये ब्लड स्ट्रीम कहाँ पे आता है? ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है कहाँ पे रहेगा? आपके बॉडी के अलग अलग सेल में रहेगा. तो देखो हेमोग्लोबिन ने ऑक्सीजन को कैरी कर दिया, और अभी वो कहाँ पे रहेगा? कोई भी आपके सेल के बॉडी के अंदर, एनी सेल ऑफ योर बॉडी.
वंस इट रीच एनी सेल ऑफ योर बॉडी, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन का कंजम्पशन हो रहा था, ऑक्सीजन का कंज्यूम हो रहा था, और वो कंज्यूम ऑक्सीजन का बाय प्रोडक्ट बन के कार्बन डाइऑक्साइड बन गया था। तो सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंसेंट्रेशन वो हायर होती है एज अ वेस्ट प्रोडक्ट। तो उस वक्त में हेमोग्लोबिन जब देखता है सेल के अंदर कि यहाँ पे तो कंसेंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड की ज्यादा है, तो अभी उसकी जो एफिनिटी है वो किसके लिए हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। तो उसके पास जो ऑक्सीजन था वो ऑक्सीजन सेल के पास फेंक देगा और बदले में कार्बन डाइऑक्साइड ले लेगा। आई होप आप लोगों सभी को समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। एल्वियस के अंदर ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन ज्यादा था, तो उसने वहां पे ऑक्सीजन कैरी किया, हेमोग्लोबिन ने ऑक्सीजन को कैरी किया, उसको सेल के पास लेके गया। सेल में कार्बन डाइऑक्साइड का कंसेंट्रेशन ज्यादा था, तो अपना ऑक्सीजन जो वो कैरी कर रहा था एल्वियस से, वो उसने सेल के अंदर डाल दिया और सेल में से कार्बन डाइऑक्साइड को वापिस कैरी ऑन कर दिया, उठा दिया। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड जो उसने सेल में से लिया है वो कहाँ पे जाएगा, वापिस एल्वुलाई में जाएगा, और ये साइकिल रिपीटेड होते जाएगा। ये साइकिल के बीच में हार्ट भी आता है, बट मैंने अभी तक वो डाला नहीं, हम लोग वो ट्रांसपोर्टेशन वाले पार्ट में देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे ब्लड का जो मूवमेंट है वो हार्ट की वजह से ही पॉसिबल है। तो उस चीज के बारे में हम लोग ट्रांसपोर्टेशन वाले पार्ट में देखेंगे। फिलहाल आपको बस ये समझना है कि हेमोग्लोबिन काम कैसे करता है। यहाँ पे रिश्व का डाउट क्लियर हो जाता है कि सर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन मिलता क्यों नहीं है। ये इसको रेगुलेट करने का काम किसका है, हेमोग्लोबिन का, क्योंकि उसको जो एफिनिटी है, जो कंसेंट्रेशन के ऊपर डिपेंडेंट है, वो उसको प्रिवेंट करता है कि सही जगह पे सही गैसेस एक्सचेंज हो। विश्व, अगर तुम्हारा डाउट क्लियर है तो चैट बॉक्स में यस कर दो, और बाकी स्टूडेंट्स लोगों को कुछ भी डाउट रहेगा तो लोग मुझे पूछ सकते हैं। दिश्वा को सब समझ में आ गया, उसका जो डाउट जो था। बाकी स्टूडेंट्स लोगों को अगर कुछ भी डाउट रहेगा तो लोग मुझे पूछ सकते हैं। हमने के पास अभी शायद एक ही स्लाइड बाकी है, उसके बाद हम लोग हमारा टॉपिक को वाइंड अप कर देंगे। किसी और को कुछ डाउट या कंफ्यूजन है वो लोग मुझे पूछ सकते हो चैट बॉक्स के अंदर डाल के, मैं अभी क्लियर कर दूंगा उनका। राज पूछ रहा है दैट इफ हेमोग्लोबिन लीव्स द CO2 इन सेल, देन वेयर डज दैट CO2 गोज फ्रॉम सेल। अच्छा, सेल में से जब वो लीव होता है वापस हेमोग्लोबिन उसको कैरी करता है, हेमोग्लोबिन ही उसको कैरी करेगा। देखो ऊपर मैंने दिखाया था, लिखा है पॉइंट कि हेमोग्लोबिन की एफिनिटी उसे कंसेंट्रेशन के ऊपर डिपेंडेंट है। तो सेल के पास कंसेंट्रेशन ज्यादा किसका है, CO2 का है। तो पहले हेमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन को कैरी कर रहा था, अभी वही हेमोग्लोबिन किसको कैरी करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को, और उसको कहाँ पे लेके जाएगा, एल्वियस के पास, और फिर एल्वियस से हम लोग ब्रीथ आउट करेंगे तो नाक से बाहर निकल जाएगा। आई होप सो तुम्हें समझ में आया राज। किसी और को कुछ डाउट या कंफ्यूजन हो लोग मुझे पूछ सकते हैं। राज, अगर आपको समझ में आया है तो मुझे यस करके कमेंट सेक्शन में डाल दो। ओके, राज को भी समझ गया, उसका डाउट क्लियर हो गया। किसी और को कुछ डाउट या कंफ्यूजन हो लोग मुझे पूछ सकते हैं। ओके फाइन। सो हम लोग कल ये पार्ट देख रहे थे कि न्यूट्रिशन और रेस्पिरेशन दोनों को मिलाकर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम लोग को मिलने वाली, दैट इज व्हाट, दैट इज द एनर्जी प्रोडक्शन। एंड एनर्जी प्रोडक्शन के लिए करेंसी के बारे में हम लोगों ने बात की थी, दैट एनर्जी प्रोडक्शन द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल इज कॉल्ड एज एटीपी। द फुल फॉर्म फॉर एटीपी इज एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के बारे में हम लोग डिटेल में देखेंगे कि किस तरह एटीपी का इंपॉर्टेंस होता है। ऑल्दो एटीपी के बारे में एकदम डिटेल में आप लोग हायर स्टडीज में सीखने वाले हो, फिलहाल हम लोग बस उसका जनरल अंडरस्टैंडिंग देखेंगे कि एटीपी किस तरह हम लोग को हेल्प करता है। तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में अभी मूव ऑन करेंगे, देखते हैं कि हम लोग के पास वहां पे क्या रखा हुआ है, क्या सीखते हैं हम लोग उसमें। फाइन, सो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में मूव ऑन करते हैं अभी यहाँ पे। Okay, so the next thing that we are going to learn about is the energy currency of the cell, called as adenosine triphosphate, usually referred to as ATP molecule.
On the first place, we'll try to understand the molecular structure of adenosine triphosphate molecule, and then we'll see the mechanism how adenosine triphosphate helps in the liberation or production of energy. So this is a general molecular structure of ATP, and it can be broadly classified or divided into three regions. हम लोग इसको टोटल तीन रीजन में डिवाइड कर सकते हैं. सबसे पहला जो हम लोग के पास है वो है ट्राइफॉस्फेट रीजन. The other one is the ribose region. The third one is the adenine region. So we have these three regions. The triphosphate region and the adenine region is both binded together by a bridge of ribose over here. If you see the triphosphate region over here, the white spot or the white ball over here represents a phosphorus atom, whereas the orange one will be representing the oxygen molecule. Since we have three blocks of phosphates over here, it is called as triphosphate region. Ribose is the simplest form of sugar, and adenine is a compound made up of carbon, hydrogen, and nitrogen. This molecule is responsible for providing the necessary energy which a cell requires to carry out its function. हम लोग हमेशा ये चीज याद रखना है कि लिविंग बीइंग्स के अंदर जितनी भी एनर्जी स्टोर होती है वो मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स या केमिकल बॉन्ड्स के फॉर्म में होता है. उसी तरह यहाँ पे भी अगर हम देखेंगे तो हर एक फॉस्फेट्स के बीच में जो बॉन्ड्स बनते हैं ये बॉन्ड की एनर्जी को हम लोग यूज कर सकते हैं हमारे एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए. And this is how ATP is used for meeting the energy requirements of our body. So once this ATP is used or consumed by any of the cell organelles or by any of the process, what happens is inside the cell it gets broken down. So ये जो हम लोग के पास ट्राइफॉस्फेट वाला जो रीजन है वो तीन फॉस्फेट में से एक फॉस्फेट ग्रुप उसमें से निकल जाता है. तो उसके बीच में जो बॉन्ड था वो बॉन्ड जब टूटता है तो उसकी एनर्जी जो लिबरेट होती है वो एनर्जी यूज होती है हमारे लाइफ प्रोसेस के फंक्शंस के लिए. तो अगर आप यहाँ पे देखोगे इनसाइड द सेल you will get one broken block of phosphate over here, and you will get a structure similar to ATP but with one less phosphorus group. Because it has one less phosphorus group, now it will be called as adenosine diphosphate. Why diphosphate? Because it contains only two molecules or two blocks of phosphate over here. Rest everything remains the same. But once this phosphate block gets removed from the entire ATP molecule, what happens is the energy which was between these two bonds will be liberated for carrying out that function. So what we'll be getting is the energy molecule also. So ATP will be converted into ADP by liberation or separation of a block of phosphate, and it will be giving us energy. Now the question is, can ADP be converted back to ATP? Yes, that can be done. ADP, when added with a new block of phosphate, it can be converted into ATP. The question arises, where does it takes place? ये होता कहाँ पे? So ADP वापिस ATP में कहाँ पे कन्वर्ट होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर. अगर आप लोग ATP और ADP के बारे में अच्छे तरीके से समझना चाहते हो, so we can use an analogy. ATP can be referred to as a charged battery, whereas ADP can be referred to as a drained battery. तो जिस तरह यहाँ पे हमारे पास चार्ज्ड बैटरी, इसके पास एनर्जी ज्यादा होता है, जैसे अपनी एनर्जी को लिबरेट कर लेता है तो उसकी एनर्जी क्या हो जाती है? कम हो जाती है. एंड एडीपी जैसे ये ड्रेन्ड बैटरी यहाँ पे दिख रहा है, तो ये ड्रेन्ड बैटरी जो है ये वापस चार्ज किया जा सकता है. उसी तरह एडीपी को भी एटीपी में कन्वर्ट किया जा सकता है, एंड दैट टेक्स प्लेस इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया. एंड दैट इज व्हाई द ग्लूकोज that we get from the nutrition and the oxygen that we get from respiration is necessary inside the mitochondria, because these two raw materials will be used to convert ADP back to ATP inside the mitochondria, and this is how the production of energy takes place inside the cells. That's all for ATP. अगर आप लोगों ने इतना समझ लिए, that's more than enough. आपके करंट कंटेक्स्ट के हिसाब से आपको इतना जानना काफी है, बट इसी बारे में आप लोग और डिटेल में हायर स्टडीज में सीखने वाले हो.
So that's all for respiration also. We're done with the respiration topic. In the next coming lecture, we'll be learning about the transportation topic, transportation in animals and plants. I want you students to uh, attend all of the lectures so that the concepts of all of the life processes will be very much clear to you all, and stay tuned for the next lecture. Thank you joining for the class. We'll meet you soon.